हाँ बच्चों, नमस्कार। आज आपके सामने व्यष्टि भावी आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मांग की लोच के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पे होंगे, सकुशल होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है, लिखना है, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप तत्काल संपर्क करेंगे। बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग की लोच का एक अपना विशेष महत्व है, और इतना महत्व है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मुद्रा बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, प्रस्ताव वक्र, इन सभी जगहों पर मांग की लोच का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। इसलिए आपको ये जान लेना है कि अगर इतनी जगहों पर इसका यूज है तो इस टॉपिक को आपको इतना समझना है ताकि जहाँ पे यूज है वो सारे टॉपिक आपको समझ में आएं। तो निश्चित रूप से मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपके सामने रखूँगा। देखिए बच्चों, मांग की लोच है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मांग की लोच, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। देखिए, मांग के नियम में बच्चों, मांग का नियम क्या बताता? मांग का नियम ये कहता है कि मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन होगा, पर ये नहीं बताता कि कितना परिवर्तन होगा, किस दर से परिवर्तन होगा, किस अनुपात में परिवर्तन होगा, किस रेट से परिवर्तन होगा। ये मांग का नियम नहीं बताता है। और उसी चीज़ की व्याख्या के लिए मांग की लोच इंट्रोड्यूस की जाती है। मांग की लोच उसी चीज़ की व्याख्या करती है कि मूल्य में, आय में, अन्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बच्चों, मांग में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन की माप ही मांग की लोच कहलाती है। देखिए, इस आर्थिक घटना की व्याख्या करनी है तो मार्शल ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक नया विचार दिया जिसे मांग की लोच का नाम दिया। आपको सबसे बड़ी चीज़ ये भी याद रखना है कि मांग की लोच का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने दिया है, जिसे आपको याद करना है, जिसे आपको माइंड में सेट कर लेना है कि मार्शल ने इस नियम की व्याख्या की। इस नियम के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। देखिए, लोच से अर्थ है किसी वस्तु में घटने बढ़ने की शक्ति का होना। जैसे रबड़ को लोचदार कहते हैं क्योंकि दबाव पड़ने पर वह बढ़ जाता है और दबाव हटा लेने पर वह सिकुड़। उसी तरह से मांग में जितना ही प्रेशर होगा, मूल्य में जितना परिवर्तन होगा, आय का क्या परिवर्तन हो गया, अदर गुड्स प्राइसेस का में क्या चेंजिंग हुई, उसके अकॉर्डिंग डिमांड में कितनी चेंजिंग होगी, किस रेट से चेंजिंग होगी, किस रेशियो में चेंजिंग होगी, वो है मांग की लोच। तो कुल मिला के मांग की लोच क्या है? मांग की लोच मूल्य, आय, अन्य वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन की माप को हम मांग की लोच कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जिसे आपको समझ लेना है। अब देखिए, एक अर्थशास्त्री का नाम यहाँ पे है बच्चों, मेयर्स। मेयर्स क्या कहते हैं? मेयर्स ने हमारे सामने रखा कि मांग की लोच कीमत में हुए थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में खरीदी गई मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन की माप है, जो कि कीमत में परिवर्तन में भाग देने पर प्राप्त होती है। अर्थात कुल मिला के वही चीज़ जो हमने आपसे कहा कि कीमतों में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन का जो अनुपात होगा उसे हम कहेंगे मांग की लोच। ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कि मांग की लोच के प्रकार क्या हैं। ये क्लियर हो गया?
और मुझे आइडिया भी है कि आपकी मांग की लोच की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। मांग की लोच के प्रकार कितने हैं? देखिए 3 प्रकार हैं, मूल्य मांग की लोच, आय मांग की लोच, तिर्यक या आड़ी मांग की लोच। 3 तरह की मांग की लोच पाई जाती है। तो अब आपके सामने सबसे पहले एक एक करके व्याख्या होगी और इस लेक्चर में, इस पूरे पार्ट में मूल्य मांग की लोच की बात आपसे करेंगे। आय मांग की लोच और आड़ी मांग की लोच आप अगले लेक्चर में आपसे चर्चा की जाएगी। तो देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में, यहाँ पे फिर दोबारा हमने डिफिनेशन लिखी, किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन की माप ही मूल्य मांग की लोच है। अब सापेक्षिक क्या है? सापेक्षिक का मतलब है कि कल मूल्य क्या थी, आज मूल्य क्या है, इन दोनों का रेशियो। तो आप कह सकते हैं चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन बिफोर प्राइस। मतलब आप कह सकते हैं चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय बिफोर प्राइस। जैसे अगर इसको लिखा जाए डेल्टा पी बाई पी, ये है मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन। और मांग में सापेक्षिक परिवर्तन को हम लिख सकते हैं इसी तरह से सेम, डेल्टा डी बाई डी। डेल्टा डी का मतलब है मांग में परिवर्तन और डी का मतलब है पूर्व मांग की मात्रा। ये आप समझ लें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फार्मूला भी आप समझिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसका मतलब है मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन बटा मांग में सापेक्षिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन। इसको और क्लियर किया गया है कि मांग में सापेक्षिक परिवर्तन क्या है। देखिए लिखा गया है मांग में परिवर्तन बटा पूर्व मांग। जैसा मैंने आपसे बताया कि इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा डी बाई डी, या आप इसको लिख सकते हैं D2 माइनस D1 बटा D1 भी लिख सकते हैं। D2 माइनस D1 करेंगे तो मांग में परिवर्तन आएगा, D1 का मतलब पूर्व मांग। तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है Q2 माइनस Q1, चाहे D2 लिखिए चाहे Q2 लिखिए, बात एक ही, क्वांटिटी है, डिमांड है, वही सेम चीज़ है। तो Q2 माइनस Q1, देखिए यहाँ पे साफ साफ बटा Q1 बराबर डेल्टा Q बाई Q, इसको लिख दिया गया है। जैसे आप लिखते हैं डेल्टा D बाई D, उसी तरह से आप लिख सकते हैं डेल्टा Q बाई Q, ये लिख सकते हैं बटा। देखिए अगला है मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन। तो अब आप इसको लिख सकते हैं मूल्य में परिवर्तन बटा पूर्व मूल्य, जैसा कि आपको पहले पता है। इसको आप लिख सकते हैं P2 माइनस P1 बटा P1, या इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा P बाई P, डेल्टा P बाई P। डेल्टा P का मतलब प्राइस, चेंज इन प्राइस, P का मतलब बिफोर प्राइस। तो इस तरह से आप समझिए। अब इसको कंसोलिडेट कर दिया गया। देखिए ये निकल के आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर डेल्टा Q बाई Q, जैसा कि आपने लिखा पहले भी, डेल्टा Q बाई Q पूरे का बटा डेल्टा P बाई P। तो अब देखिए जब इसको हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे तो अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, तो हो जाएगा P बाई Q गुणे डेल्टा Q बाई डेल्टा P। तो आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा D बाई डेल्टा P गुणे P बाई D, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेम चीज़, चाहे Q लिखिए चाहे D लिखिए। तो ये मेन फार्मूला है, इसको आपको कंट्रास्ट कर लेना है। और डिफरेंशियल का भी फार्मूला यहीं पे मैं बता देता हूँ, EP बराबर DD बाई DP गुणे P बाई D। ये डिफरेंशिएट जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका भी फार्मूला सेम है, बस ये है डिफरेंशियल D बाई DP गुणे P बाई D, ये आपको याद रखना है। अब हम इसके प्रकारों की व्याख्या आपके सामने रखेंगे। पहला प्रकार है मूल्य मांग की लोच के कितने प्रकार होते हैं। मूल्य मांग की लोच के 5 प्रकार होते हैं, ये आप समझ लीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि जो, अगर आप एक चाहें तो यहाँ हेडिंग भी रख दें कि मूल्य मांग की लोच के प्रकार, कितने प्रकार, एक हेडिंग आप बना लीजिएगा और उसके बाद आप लिखेंगे नंबर 1 नंबर 2। तो अब देखिए नंबर 1 पूर्णतया लोचदार मांग।
पूर्णतया लोचदार का मतलब है इस स्थिति में देखिए लोच अनंत होगी पूर्णतया लोचदार में। इस स्थिति में मांग वक्र आधार अक्ष के समानांतर होगी। इस स्थिति में कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन अनंत होगा। देखिए पूर्णतया लोचदार का मतलब है कि कीमत अगर थोड़ी सी घट जाए तो मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो जाए और कीमत थोड़ी सी बढ़ जाए तो मांग घट के जीरो हो जाए। ये है पूर्णतया लोचदार। तो ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होगी वो आधार अक्ष के समानांतर होगी, जिसे हम अभी आगे आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे। तो एक ऐसी स्थिति भी होती है कि जब वस्तुएं पूर्णतया सहजातीय हों, बाजार में एक समान वस्तुएं हों और हर दुकान पे एक जैसी वस्तु हों। तो अगर कोई दुकानदार थोड़ा सा कीमत घटा देगा तो निश्चित रूप से उसके यहाँ कस्टमर की बाढ़ सी आ जाएगी, क्योंकि सेम तरह की वस्तु और भी बाज़ार में सेम तरह की वस्तु और भी दुकानों पर हैं, लेकिन एक शॉपकीपर ने कीमत थोड़ी सी घटाई तो उसके यहाँ जितना भी सामान है सब बिक जाएगा। वो वाली कंडीशन अनंत लोच कहलाती है और उसे हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार। अब दूसरा है पूर्णतया बेलोच, इनइलास्टिक है बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिए। इनइलास्टिक का मतलब है कि जब मांग वक्र आधार अक्ष के लंबवत हो। ऐसी स्थिति में कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए पर डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे नमक हो गई, कीमत कितनी बढ़ जाए कितनी घट जाए पर डिमांड जितनी है उतनी ही वो लोग खाएंगे ही नमक। जीवन रक्षक दवाएं हैं, अगर आदमी को प्रॉब्लम है तो वो चाहे जितनी महंगी हो चाहे जितनी सस्ती है वो खाएगा ही खाएगा, लेगा ही लेगा। तो ये है इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ऐसी स्थिति में देखिए जो लोच होगी वो जीरो के बराबर होगी, जो इलास्टिसिटी होगी वो शून्य होगी बच्चों, ये आपको समझना है। नंबर 3, तीसरा लोच समलोच है। ये आपको समझना है कि तीसरा लोच जो है आपको बच्चों पढ़ना है समलोच। ये समलोच या इकाई के बराबर। ऐसी स्थिति में मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के कारण मांग में सापेक्षिक परिवर्तन समान रहता है। अर्थात एक ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में मूल्य में जितना परिवर्तन होगा मांग में उसी के सेम रेशियो, जैसे मूल्य अगर 2 गुना घट रही है तो मांग 2 गुना बढ़ रही है। ये है समान लोच, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपको समझ लेना है। चौथा है अधिक लोचदार। अब देखिए समलोच में इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी, ये आप माइंड में रखिए। अधिक लोचदार जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन कारण मांग में सापेक्षिक परिवर्तन ज़्यादा हो जाए। जैसे हमने कहा कि मूल्य में अगर 2 गुना कमी हो रही है तो मांग में कम से कम 3 गुना वृद्धि हो जाए, तो मूल्य के रेशियो में मांग ज़्यादा बढ़ गई, 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ जाए, तब आप कह सकते हैं ये अधिक लोचदार है। इसके संदर्भ में इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1 होगा बच्चों। पांचवा आप समझिए, अंतिम बेलोच। देखिए जब किसी वस्तु के कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में सापेक्षिक परिवर्तन कम हो, इलास्टिसिटी कम हो, अर्थात मूल्य तो घट रहा है पर मांग उस रेशियो में नहीं बढ़ रही है जिस रेशियो में मूल्य घट रहा है। जैसे मूल्य 2 गुना घटा तो मांग मुश्किल से आप कह सकते हैं 1.5 गुना ही बढ़ी। तो यह है इनइलास्टिक, या 1 गुना ही बढ़ी या 0.5 बढ़ी, तो इनइलास्टिक डिमांड आप इसको कहेंगे। इसमें ईपी लेस देन, जैसे ईपी अगर आप कह सकते हैं 0.5, तो ये इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये 5 तरह की लोच मूल्य मांग की लोच में पाया जाता है, जिसे मैंने आपके सामने एक एक करके रखा। अब इसी को हम आपके सामने डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला प्रकार, जैसा कि हमने आपको अभी अभी समझाया, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अर्थात ईपी बराबर इनफाइनाइट। देखिए मांग वक्र आधार अक्ष के समानांतर है। ये इस तरह से, अगर क्योंकि हम उसी पे चलाए तो आपको तो कम दिखा होगा, तो कि इस तरह की डिमांड है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए कीमत एक समान कीमत पर आप चाहे जितना खरीद लीजिए, अगर कीमत में थोड़ी सी वृद्धि हुई तो मांग ये घट करके पूरी Q1 से घट के 0 हो जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा। इलास्टिसिटी
इनफाइनाइट। अगर मांग थोड़ी सी बढ़ जाए तो ये डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, ये अनंत लोच कहलाती है। दूसरा देखिए डायग्राम, मांग वक्र आधार अक्ष के लंबवत। इसमें कीमत देखिए थोड़ी सी बढ़ जाए, जैसे 10% कीमत बढ़ी, P1 से P2 हो गई, लेकिन डिमांड देखिए आप ही Q1 के बराबर फिक्स है। देखिए प्राइस बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, पर डिमांड आप ही कांस्टेंट है। जितनी Q1 है वो पहले जैसी ही बनी, कीमत डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लोच शून्य है। तीसरा देखिए यूनिट इलास्टिसिटी, समलोच। यहाँ पे आप देख सकते हैं मांग वक्र, सीधी रेखा, निगेटिव स्लोप। और इसको समलोच बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो जितनी डिस्टेंस, अगर आप एक लमसम अगर इधर डिस्टेंस समझ रहे हैं तो कुछ उतनी ही डिस्टेंस आपको इस वाली लाइन पे भी समझना है। यहाँ पे आधार अक्ष पर भी सेम उतनी दूरी लेकर के तब डिमांड ड्रा करेंगे तो बिल्कुल समलोच जैसी बनेगी। तो देखिए यहाँ पे इस वाली कंडीशन में अगर देखिए मूल्य इतनी है, P1 है तो मांग D2 है। अगर मूल्य P2 हो गया तो मांग घट के D1 होगी। लेकिन आप देखिए जो दोनों के बीच में एक बनाया गया जो दूरी बनी है वो बिल्कुल समान, जितना मूल्य जितना बढ़ रही है, ये वाली डिस्टेंस जितना मूल्य बढ़ रहा है उतना ही मांग घट रही है, उसी सेम रेशियो में। तो ये है समलोच। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डेल्टा P/P इक्वल टू डेल्टा D/D। तो निश्चित रूप से इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी। ये 3 डायग्राम आपने समझ लिया। अब चौथा डायग्राम आप देखिए, इलास्टिक डिमांड, जिसमें मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होगी। तो देखिए अब इसको बनाने का तरीका क्या है, आप लंब अक्ष पे थोड़ी दूरी कम दिखाएंगे, आधार अक्ष पे थोड़ी दूरी ज़्यादा दे, और इस तरह से एक डायग्राम खींच देंगे जैसा कि ऊपर ड्रा किया गया है। देखिए ये वाला डायग्राम ये बता रहा है, अगर इसको आप खींचेंगे तो ये कह रहा है कि अगर मूल्य 10% बढ़ रहा है तो मांग 20% घट रही है, और उसी का जस्ट उल्टा अगर मूल्य 10% घट जाए तो मांग देखिए 20% बढ़ जाएगी। ये अधिक लोचदार है। EP ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या EP इलास्टिसिटी या प्राइस ऑफ डिमांड, ये लोच इकाई से ज़्यादा है। इन इलास्टिक पाँचवा और लास्ट में आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि लंब अक्ष की दूरी थोड़ी ज़्यादा दिखानी है, आधार अक्ष की दूरी थोड़ी कम दिखानी है। तो देखिए इस तरह से एक डिमांड कर्व बन जाएगी। तो जिसमें देखिए मूल्य बढ़ तो रहा है, मूल्य देखिए 10% बढ़ा, लेकिन मांग कम 4% घट रही है या 2% घट रही है, अर्थात कीमत बढ़ रहा है पर मांग में बहुत कमी नहीं हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि नमक है, कीमत कितना भी बढ़ जाए पर मांग उसकी बहुत ज़्यादा कम होने वाली नहीं है। ये इनइलास्टिक है। इसी का जस्ट उल्टा, अगर मूल्य घट भी जाए तो मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी नहीं होगी, तो ये इनइलास्टिक डिमांड है। तो ये आपने EP ED ग्रेटर लेस देन 1, तो आपने ये 5 तरह की लोच का डायग्राम भी समझ लिया। अब इसी को तो अब ये एकदम बिल्कुल बेस है, ये आपको बिल्कुल बार बार आप इसको, इस डायग्राम को, पाँचों डायग्राम को बार बार आप समझेंगे, लिखेंगे, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप अगर YouTube चैनल पर हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट डिमांड कर्व, अगर 5 तरह की, जैसा कि मैंने 5 तरह की लोच के बारे में आपको बता दिया, EP बराबर अनंत, EP बराबर 0, EP बराबर 1, EP ग्रेटर देन 1, EP लेस देन 1। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि जो मांग वक्र का ढाल होता है और मांग वक्र की लोच, इन दोनों में उल्टा संबंध होता है। ढाल जितना कम होगा, ठीक, अगर मांग की लोच उतनी ज़्यादा होगी। अगर किसी मांग वक्र का ढाल 0 होगा तो निश्चित रूप से उस मांग वक्र की ढाल अनंत होगी, और अगर किसी डिमांड कर्व पर मांग वक्र का ढाल बहुत होगा, अनंत होगा, तो निश्चित रूप से मांग की लोच 0 होगी। ये उल्टा रिलेशन है जिसे आप देख भी सकते हैं। इस डायग्राम में आप समझिए, जैसे पहला डायग्राम देखिए D1 है, ये देखिए रेड कलर का बना हुआ है D1। ये देखिए इसकी जो ढाल है वो बहुत अधिक है बच्चों, अनंत 90 अंश पर है,
तो निश्चित रूप से जो लोच होगी इस पे वो पूर्णतया बेलोच। देखिए ये लिखा है परफेक्टली इनइलास्टिक अर्थात जीरो, ढाल अनंत लोच जीरो। ये आप याद कर लें, कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। नंबर 2 डी। अब देखिए D2 आ गया। D2 देखिए वेरी इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरी इनइलास्टिक। जैसे भाई आपने पहला शुरू किया इनइलास्टिक पूर्ण, अब थोड़ा सा ढाल और कम हुई। पहले ढाल एकदम अनंत थी, ढाल थोड़ी सी और बढ़ी, तो देखिए यहाँ पे मांग जो है कि लोच इनइलास्टिक बेलोच। तीसरा देखिए थोड़ी मांग की ढाल और कम हो गई, तो मांग की लोच देखिए और बढ़ गई, यूनिट इलास्टिक, अगर ये समलोच। और इससे थोड़ी सी ढाल और कम हुई D4 पर, तो देखिए बेरी इलास्टिक, मांग की लोच और बढ़ गई। और पांचवा देखिए डिमांड कर्व अगर आधार अक्ष के समानांतर हो गया तो इसका मतलब ढाल इसका घटकर जीरो हो गया और मांग की लोच देखिए परफेक्टली इलास्टिक इनफाइनाइट हो गई, अनंत हो गई मांग की लोच। तो इस तरह से आपको ये 5 तरह की डिमांड कर्व के स्लोप के आधार पर हमने आपके सामने लोच भी रखा कि ढाल जैसे जैसे घटती जाएगी मांग की लोच वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, और ढाल जैसे जैसे कम होती जाएगी मांग की लोच वैसे वैसे इंक्रीज करेगी। अर्थात इस तरह से आप लिख सकते हैं कि अगर ढाल घट रही है तो लोच बढ़े, ये आप समझ लें। और ढाल अगर बढ़ रही है तो मांग की लोच कम हो जाएगी, ये आप समझ लेंगे तो इस डायग्राम में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा और आप इसको बार बार इस लेक्चर को समझिए। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, अपना नाम अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिए, तो मैं उसको आपको कॉल करके भी बता दूंगा। और दूसरा फिर मैंने आपसे देखिए फर्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको एक इंट्रो टाइप है। यहाँ पे देखिए मेरा नाम और ईमेल आईडी मैंने इसमें दे रखा है, economicsdkg@gmail.com। इस मेल आईडी पर खोलें, इसमें आप अपनी मेल कर दें, जहाँ पे प्रॉब्लम आए वहाँ नाम डिटेल मेल आईडी मोबाइल नंबर भेज दें, हम आपको आप संपर्क करके समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू। आपने बहुत कंसंट्रेट होकर के सुना होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। और लास्ट में ये कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी। आप कहीं व्हाट्सएप से घूमता घूमता आपके पास आए तो आपके सीधे इनबॉक्स में आएगा, जब भी लेक्चर हर दिन का लेक्चर आपके सीधे इनबॉक्स में आएगा और आप अपनी पढ़ाई जारी कर सकेंगे। तो इसलिए आप अपना सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपके ये चैनल आपको मिल जाए और आपको ये टॉपिक सब टॉपिक मिलता रहे समय समय पर। थैंक यू।